स्वागत है सभी भावी शिक्षक एवं शिक्षिकाओं का आपके अपने चैनल स्टडी नॉलेज में। दोस्तों, जो आपका बाल विकास एवं सीखने की प्रक्रिया है उसमें मैंने आपको 2 टॉपिक पढ़ा दिए हैं। आज इस वीडियो में मैं उसका तीसरा टॉपिक शुरू करूंगी। जो आपका तीसरा टॉपिक था व्यक्तिक भिन्नताएं, कल्पना, चिंतन और तर्क विकास, उसका ये पहला वीडियो है और इसके बाद इसका एक और पार्ट आएगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं। देखते हैं व्यक्तिक भिन्नता का अर्थ एवं परिभाषा। ध्यानपूर्वक देखने से ज्ञात होता है कि कोई भी 2 व्यक्ति समस्त दृष्टिकोण से एक दूसरे से नहीं मिलते हैं। उनमें पाई जाने वाली भिन्नताएं ही व्यक्तिक भिन्नता कहलाती हैं। प्रत्येक व्यक्ति की अपनी विशेषताएं होती हैं जो उसे दूसरों से अलग करती हैं। व्यक्ति एक दूसरे से मानसिक, संवेगात्मक तथा गतिवाही दशाओं में भिन्न होते हैं। अर्थात कोई भी 2 व्यक्ति एक से नहीं हो सकते हैं, भले ही वो जुड़वा बच्चे क्यों ना हो। वो देखने में समान हो सकते हैं, तो हो सकता है उनकी बुद्धि अलग अलग हो, उनकी शरीर की बनावट अलग अलग हो, उनका मस्तिष्क अलग अलग काम करता हो, उनकी रुचियां अलग हों। तो इसीलिए कहते हैं कि कोई भी 2 व्यक्ति संपूर्ण रूप से एक दूसरे की तरह नहीं हो सकते हैं। अगर वो दिखने में अलग हैं तो हो सकता है उनकी आवाज़ अलग हो। तो इसे ही कहते हैं व्यक्तिक भिन्नता। अब देखते हैं इसकी परिभाषा। स्किनर के अनुसार मापन किया जाने वाला व्यक्तित्व का प्रत्येक पहलू व्यक्तिक भिन्नता का अंश है। व्यक्तिक भिन्नता को मूलतः 2 बातें प्रभावित करती हैं। नंबर 1 आनुवंशिकता और नंबर 2 वातावरण। अब हम देखते हैं व्यक्तिक भिन्नता के प्रकार। व्यक्तियों या बालकों में निम्नलिखित व्यक्तिक भिन्नताएं पाई जाती हैं। शारीरिक, बौद्धिक, सामाजिक, भावात्मक या सामवेगिक, नैतिक, सांस्कृतिक और प्रजातीय। अर्थात शारीरिक रूप से भिन्न हो सकते हैं व्यक्ति, बौद्धिक यानी अपनी बुद्धि के अकॉर्डिंग भिन्न हो सकते हैं, सामाजिक रूप से भिन्न हो सकते हैं, भावात्मक रूप से भिन्न हो सकते हैं। ये सारी भिन्नताएं होती हैं जो व्यक्तियों में पाई जाती हैं। अब देखते हैं हम कल्पना। कल्पना एक मानसिक प्रक्रिया है जिसमें विगत अनुभवों या उन वस्तुओं को जो हमारे सामने नहीं होती हैं नए रूप में संगठित करके उनका पुनः स्मरण करते हैं। अतः किसी वस्तु की अनुपस्थिति में उसका नए रूप से मानसिक चित्रण ही कल्पना है। कल्पना क्या होता है? जब कोई भी व्यक्ति, वस्तु हमारे सामने नहीं है तो हम उसके विषय में सोचते हैं और कल्पना करते हैं उसके विषय में। ये कल्पना क्या होता है? एक मानसिक चित्रण होता है, अर्थात मस्तिष्क में चलने वाली एक क्रिया होती है। मैकडूगल के शब्दों में कल्पना दूरस्थ वस्तुओं के संबंध का चिंतन है। अर्थात मैकडूगल ने कहा है कि कल्पना दूरस्थ वस्तुओं के संबंध का चिंतन है। अर्थात जो वस्तु हमारे सामने नहीं है उन्हीं के विषय में सोचना, कल्पना करना कहलाता है। कल्पना के प्रकार। नंबर 1 सृजनात्मक कल्पना, नंबर 2 आदानात्मक कल्पना, नंबर 3 कार्य साधक कल्पना और नंबर 4 रसात्मक कल्पना। अब जो सृजनात्मक कल्पना होती है, इस कल्पना का सीधा संबंध ऐसा होता है कि चित्रकार कोई चित्र बना रहा है तो वह कल्पना कर रहा है, कोई कवि कविता कर रहा है तो वह जो कल्पना कर रहा है, या कोई लेखक कुछ लिखने के लिए कल्पना कर रहा है, तो यह होती है सृजनात्मक कल्पना। फिर है आदानात्मक कल्पना। यह कल्पना जो होती है इसमें बालक जब दूसरे के कथन या कल्पना के आधार पर कल्पना करता है, अर्थात किसी ने कुछ बताया, वो भी उसकी कल्पना थी और उसके बाद जो बालक अपने आप में कल्पना कर रहा है, तो इसे कहते हैं आदानात्मक कल्पना। फिर होती है कार्य साधक कल्पना। इस कल्पना का आधार जो होता है वह होता है जो जटिल समस्याएं होती हैं उनको हल करने में सहायक होता है। कार्य साधक कल्पना में क्या होता है? जब कोई प्रश्न है, कोई कठिन समस्या है जो हमारे मस्तिष्क में चल रही है, तो हम मस्तिष्क में ही उसका समाधान निकालते हैं, तो यह कल्पना कार्य साधक कल्पना कहलाती है। फिर है हमारी रसात्मक कल्पना। तो इस प्रकार की कल्पना को सौंदर्यात्मक कल्पना भी कहते हैं। ये सौंदर्य के रूप में होती है कल्पना, जैसे किसी प्रकृति का वर्णन, किसी अच्छी वस्तु को देखकर उसकी खूबसूरती का वर्णन होती है रसात्मक कल्पना। अब हम देखते हैं चिंतन। रायबर्न के अनुसार
चिंतन इच्छा संबंधी क्रिया है जो किसी असंतोष के कारण उत्पन्न होती है और प्रयास के आधार पर चलती हुई स्थिति पर पहुंच जाती है जो इच्छा को संतुष्ट करती है। अर्थात अगर चिंतन की परिभाषा लिखने को आती है तो आप ये डेफिनेशन लिख सकते हैं कि रायबर्न के अनुसार चिंतन इच्छा संबंधी क्रिया है जो किसी असंतोष के कारण उत्पन्न होती है और प्रयास के आधार पर चलती हुई स्थिति पर पहुंच जाती है जो इच्छा को संतुष्ट करती है। अब हम देखते हैं मूर्त चिंतन। मूर्त चिंतन क्या होता है? मूर्त चिंतन में किसी वस्तु के ऊपरी सतह के बारे में विचार किया जाता है। यह केवल वस्तु के तथ्य तक सीमित रह जाता है। इस चिंतन में किसी वस्तु के आकार एवं प्रकार के बारे में विचार किया जाता है। यह भौतिक जगत से संबंधित है। मूर्त चिंतन का क्षेत्र सीमित होता है। मूर्त चिंतन का जो क्षेत्र है सीमित है, अर्थात यह भौतिक जगत से संबंधित है। इसके अंदर जो बाहरी वस्तुओं का आकार होता है कि किसी चीज़ की बनावट कैसी है, उसका रंग कैसा है, उसका आकार कैसा है, इसके विषय में चिंतन किया जाता है। अब देखते हैं अमूर्त चिंतन। अमूर्त चिंतन का संबंध वस्तु के भीतरी एवं मूल तत्वों से होता है। अमूर्त चिंतन का संबंध मानसिक क्रिया से होता है। इसका क्षेत्र असीमित है और यह विचारों से संबंधित है। अर्थात जो अमूर्त चिंतन होता है उसमें हम किसी वस्तु की गहराई के विषय में सोचते हैं कि इस वस्तु के अंदर भी क्या चीज़ें और हो सकती हैं, कोई चीज़ कैसे हो सकती है। अर्थात हम एक विचार के अंदर और कई सारे विचार लाते हैं, तो ये होती है अमूर्त चिंतन। यह भी एक मानसिक क्रिया होती है। दोस्तों, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपको यहाँ डीएलएड प्रथम सेमेस्टर के सारे विषय पढ़ाए जाएंगे।